गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस के इस वीडियो में आज हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है और सीक्वेंस के बाउंडेड सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में मैंने आपको बताया था। आप इन सब के बारे में मेरे चैनल पे जा कर के और रियल एनालिसिस के 6 वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। अब हम मोनोटोनिक सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। अ सीक्वेंस एक्स एन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ़, यदि वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो एक्स एन इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स एम होगा फॉर ऑल एन इज़ लेस देन एम, और यदि वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो होगा हमारे पास में एक्स एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एम फॉर ऑल एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम। अब अगर हम एक्स एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम करें, लेस देन एम करें, केवल इक्वल टू नहीं लगाएं, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। इसी तरह से यदि हम एक्स एन इज़ ग्रेटर देन एक्स एम करें तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। यानी कि यदि कोई भी सीक्वेंस हमारे पास में, मान लेते हैं कि एक्स एन हमारे पास में कोई एक सीक्वेंस है जहाँ पर कि फॉर ऑल एन इज़ लेस देन एम, किसी भी ऐसी वैल्यू के लिए एन हमेशा एक एम से कम है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स एन फॉर ऑल एन इज़ एलिमेंट ऑफ एन। अगर हमारे पास में ऐसी कोई टर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू लेस देन इक्वल टू एक्स थ्री एंड सो ऑन। मतलब पहली टर्म जो है सीक्वेंस की वो दूसरी टर्म से छोटी होगी, दूसरी टर्म तीसरी से छोटी होगी एंड सो ऑन। तो हम ये, और इसी तरह से अगर एक्स एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन एक्स एन है, अर्थात एक्स वन इज़ लेस देन एक्स टू इज़ लेस देन एक्स थ्री, एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। इसी तरह से यदि हमारे पास में जो हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, उस डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास में एक्स वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, तो ये हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। और यदि हमारे पास में x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 इस तरह से हो, तो ये हमारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी दो तरह की सीक्वेंस हो सकती है, पहले टर्म दूसरे टर्म से छोटा और तीसरा टर्म दूसरे टर्म से छोटा, तो वो हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। और यदि पहला टर्म बड़ा हो, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, तो हमारी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। अब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सीक्वेंस है एक्स एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। अब ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन लिख लेते हैं। अब इसके हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, तो नेक्स्ट टर्म एन प्लस वन आएगी जो कि होती है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू। हमने एन की जगह एन प्लस वन रख दिया। अब हम इसमें से देखें, अगर एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन करें तो हमारे पास में क्या आएगा, एन प्लस वन बाई एन प्लस टू माइनस एन अपॉन एन प्लस वन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास में आएगा एन प्लस वन अपॉन, इसको एलसीएम लेंगे, एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्स एन प्लस वन विच इज़ ग्रेटर देन
xn। कैसे? ये हमारी जो टर्म है ये वाली, ये ग्रेटर देन हमारी 0 आ जाएगी। जब ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो xn प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन xn। इसका मतलब ये हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसी तरह से जब हम दूसरी सीक्वेंस के लिए देखें, सपोज xn इक्वल टू 1/n है, तो xn प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 1/1n प्लस 1, और xn प्लस 1 माइनस xn इक्वल टू क्या हो गया? 1/n प्लस 1 माइनस 1/n, विच इज़ इक्वल टू n प्लस n माइनस n-1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/n प्लस 1। तो ये क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। अब ये लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज xn हमारे पास में डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, xn हमारी हो गई ग्रेटर देन xn प्लस 1। तो ये हमारी डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, यानी कि एक दिष्ट आसमान समीकरण हो गई है हमारी। तो इस तरह से हमको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जानकारी हमने करी। अब तीसरा एग्जांपल है, अगर हमारी सीक्वेंस इस तरह से हो 1 1 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन, तो इसे हम ना तो इंक्रीजिंग कहते हैं ना डिक्रीजिंग कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिक्रीजिंग बिल्कुल नहीं है, इंक्रीज तो फिर भी हो रही है, तो इसे हम नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अनुक्रम का सीमा बिंदु, कोई भी जो हमारी सीक्वेंस है उसका सीमा बिंदु क्या होता है वो अब हम इसमें समझेंगे। मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा हमारे पास में कोई रियल नंबर है, हमारे पास में कोई एक अल्फ़ा रियल नंबर है, तो हम अनुक्रम xn के लिए इस अल्फ़ा को सीमा बिंदु कहेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ ए गिवन सीक्वेंस xn। कब? if for every neighborhood of alpha contains an infinite numbers of term of the sequence xn। मतलब कोई भी एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी दिए हुए अनुक्रम xn की सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के नेबरहुड में, ये सपोज हमारे पास में अल्फा है तो ये इसका नेबरहुड हुआ, तो इसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस के अनंत पद होने चाहिए। तो ये हमारे पास में अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, कोई एक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन 0 है, छोटी सी छोटी एक धनात्मक संख्या है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो उसके नेबरहुड में अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, उसके नेबरहुड में इसकी अनंत संख्या होनी चाहिए, सीक्वेंस के नंबर अनंत होने चाहिए। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस xn इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, चाहे वो कितना भी छोटा हो, हाउ एवर स्मॉल, मॉडुलस ऑफ xn माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइटली मैनी n इज़ ग्रेटर एलिमेंट ऑफ n। यानी कि n हम कितना भी रखें, n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, इनफाइनाइट रखें, कितना भी रखें, तो जितनी वो सीक्वेंस के नंबर्स हैं वो इसके बीच में ही आएंगे। अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन xn लेस देन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। तो ये जो हमारा नेबरहुड है, ये मैंने आपको अभी बताया था, इस नेबरहुड के बीच में ही मैनी वैल्यूज़ ऑफ n आएगी, मतलब मैनी टर्म्स आएगी। दैट इम्प्लाइज xn इज एलिमेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। तो दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन एंड अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। इसका मतलब कि जो हमारे पास में नेबरहुड है, कोई भी हमको सीक्वेंस दी हुई है, उस सीक्वेंस में कोई एक ऐसा बिंदु है अल्फ़ा, उस अल्फ़ा बिंदु का हमने नेबरहुड लिया, तो उस नेबरहुड में यहाँ से यहाँ तक अनंत संख्या में हमारे पास इनफाइनाइट की टर्म्स आनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अल्फ़ा उसका जो है वो सीमा बिंदु है। किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट जो है वो सीक्वेंस के अंदर हो सकता है और सीक्वेंस के बाहर भी हो सकता है। और अ सीक्वेंस में हैव नो लिमिट पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट हो ही सही। एक
सबसे पहली बात, सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट हो सकता है, फाइनाइट नंबर में भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर में भी हो सकता है। तो ये आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हुई। अब लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ सीक्वेंस में फ़र्क होता है बच्चों। तो मैं अभी आपको पहले ये लिमिट के एग्जांपल्स कराती हूँ, उसके बाद में मान लेते हैं कि हमारे पास में एक लिमिट सीक्वेंस है एक्स एन इक्वल टू -1 दिस। अब इसको अगर हम खोलें सीक्वेंस को, तो हमारे पास में x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो -1/1 विच इज़ इक्वल टू -1। फिर x2 रखेंगे तो -1 की पावर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से जब हम सीक्वेंस को देखेंगे तो -1 1 -1 1 इस तरह की हमारे पास में सीक्वेंस आएगी। अब इस सीक्वेंस में हम देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास में ये कोई हमारा अल्फ़ा सीमा बिंदु है, या ये हमारा 1 है, सॉरी, इसका सीमा बिंदु हमें देखना है। तो मान लेते हैं कि ये 1 है और ये हमारे पास में -1 है। तो ये जो 1 है इसके नेबरहुड में ये 1 माइनस एप्सिलॉन और ये 1 प्लस एप्सिलॉन, इसके यहाँ पर नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ये सब पॉइंट्स 1 जो है वो अनंत बार आना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि मान लेते हैं हमने 1 रखा तो ये -1 इधर आया, इसके नेबरहुड में आ गया। जब हमने इसको 2 रखा, ये इसका मतलब x2 रखा, x4 रखा, x6 रखा, इस तरह से जब हम रखते चले जाएंगे तो ये 1 इस नेबरहुड में बहुत बार आएगा। 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन में ये बहुत बार आएगा, मैनी टाइम्स। इसी तरह से -1 माइनस एप्सिलॉन इसका नेबरहुड हुआ और -1 प्लस एप्सिलॉन इसका नेबरहुड हुआ। इसके नेबरहुड में भी ये a1 रखेंगे तो a3 रखेंगे तो सॉरी x1 रखेंगे हम यहाँ पर, x3 रखेंगे अप टू x2n प्लस 1 रखेंगे, यहाँ x2n रखेंगे, और भी हम आगे चलते चले जाएं तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब जो हमारा लिमिट पॉइंट है ऑफ -1 की पावर n, वो हमारे पास -1 n 1 2 है। तो इस तरह से हमें लिमिट पॉइंट निकालने हैं। अब अगर हम 1 इसका लिमिट पॉइंट है तो इसके बाहर भी लिमिट पॉइंट है और इसके अंदर इसके मैनी नंबर्स ऑफ लिमिट पॉइंट्स 1 है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है एक्स एन इक्वल टू -1 की पावर n, ये 2 लिमिट पॉइंट्स को एग्जिस्ट करती है। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जो कि है बोलेंजो-वायर्स थ्योरम। बोलेंजो-वायर्स थ्योरम क्या है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। कोई भी हमारे पास में जो सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है, यानी प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमें सीमा बिंदु निकालने के लिए हम यहाँ पर करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स एन एक सीक्वेंस दी हुई है जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है। अब बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में कराई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब उसमें से जब इसका हम रेंज निकालते हैं, क्योंकि डोमेन हमेशा n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन होता है और रेंज हमारा होता है x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं साफ साफ लिखती हूँ x1 x2 x3, ये इसका रेंज होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ऐसे एक रेंज है जो कि xn वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n है। अब इसमें 2 केस होंगे। पहला केस तो क्या है कि हमारे पास में जो s है वो हमारा फाइनाइट सेट है, यानी कि परिमित समुच्चय है।
ठीक है। अब जब एस हमारा परिमित समुच्चय है, ऐसी स्थिति में एक वास्तविक संख्या हमारी अल्फ़ा विद्यमान होनी चाहिए, एटलीस्ट वन रियल नंबर अल्फ़ा। जब ये फाइनाइट नंबर है तो एक रियल नंबर भी होगी इसकी, ठीक है। सच दैट एक्स एन इक्वल टू अल्फ़ा फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन इज एलिमेंट ऑफ एच। जैसे कि मैंने अभी आपको -1 की पावर एन का बताया था, जिसमें कि 1 एक ऐसी संख्या थी जो बार बार उसमें एक्स एन इक्वल टू 2 रखा, 4 रखा तो वो 1 आ रही थी। इसका मतलब एक्स एन इक्वल टू अल्फ़ा इज बिलोंगिंग टू अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन। तो इसका मतलब अल्फ़ा इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन, जो कि मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में लिमिट पॉइंट समझाया था, उसी को मैं यहाँ पर इसको थ्योरम में यूज़ कर रही हूँ। अब हम केस दूसरा डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक्स एन एक परिबद्ध सीक्वेंस है। अब अगर एक्स एन परिबद्ध है तो इसका परिसर भी परिबद्ध होगा। इसका मतलब रेंज जो हमारी है एक्स एन, ये ऑल्सो बाउंडेड होगी। जब इसकी रेंज इसकी बाउंडेड है तो एस इज़ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। ये हमने एजम्पशन कर लिया, मान लिया कि एस हमारी एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है। अब एस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से अल्फ़ा। अब हम ये भी मानते हैं कि अगर हमारे तो एस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट सेज अल्फ़ा। ये हमने बोलिंजर-वायर्स थ्योरम जो समुच्चय की थी उससे यहाँ पर हमने लिया है, क्योंकि जो समुच्चय की थ्योरम है चैप्टर 2 में आपको पढ़ाई थी मैंने। हमने जब इसको रेंज को एस लिया तो हमने यहाँ पर कंडीशन ली है व्हेन एस इज़ एन इनफाइनाइट सेट। तो सेट में हमेशा इनफाइनाइट सेट में वो जो बाउंडेड सेट होता है उसमें एक लिमिट पॉइंट हमेशा होता है। तो यहाँ पर हमने ये माना है कि एस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट सेज अल्फ़ा। नाउ अल्फ़ा इज़ लिमिट ऑफ एस, क्योंकि अल्फ़ा एस का लिमिट है तो इसके नेबरहुड में, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया था, अल्फ़ा के नेबरहुड में अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन और अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन, इसके नेबरहुड में जहाँ की एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, अल्फ़ा के इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। मतलब सीक्वेंस की जो रेंज है, इस रेंज की इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स इसमें होंगे। दैट इज़ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स एक्स एन फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन। अगर ये इस तरह के हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? एक्स एन इज़ एलिमेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। दैट इम्प्लाइज, जब ये कंडीशन आती है तो मैंने आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में अगर ये कंडीशन होती है तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है इनमें ये हमारा एक लिमिट पॉइंट होता है। तो इस तरह से हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशंस करी और बोलिंजर-वायर्स थ्योरम करी, मोनोटोनिक सीक्वेंस करी। अब इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस दोनों में फ़र्क होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।